मेरे पीछे इनका स्पॉटर था जिसने बताना था कि गोली इसी आदमी को मारो। जो पीछे आदमी बैठा था माया चलार, उसने वो निकाला 9mm का जर्मन माउजर और मेरे ऊपर फायरिंग शुरू की। तो मैंने देखा एक गोली पहले मेरे रिब बोन पे लगी, दूसरी आर्म पिट पे लगी। तो मुझे लगा कि उसका निशाना यहीं पे आ रहा, तो मैंने हाथ आगे कर, तो 3 गोलियां बाकी की मेरे हाथ में लगी, हाथ बाजू में लगी। इन द मीन टाइम मैं एक एक कदम आगे जाके 5 गोली लगने तक मैंने उनका मोटरसाइकिल का जो हैंडल था लेफ्ट साइड का वो पकड़ा और उसको हिलाया, और ये लेफ्ट का नी उनके टायर में मारा। गालियां भी बहुत दी मैंने। उनका सामना करने से, उनको चैलेंज करने से दे गॉट अ बिट स्केर्ड और घबराए और भाग गए। लेकिन वो जो 9 लोग थे उनमें से जो 5 लोग थे उनको तो इंटर गैंग रवैलरी में मारे गए, छोटा राजन और दाऊद की दुश्मनी में। 4 लोगों को पुलिस के क्राइम ब्रांच के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो थे उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। वो 9 के 9 मर गए। वो गैंग काफी कमजोर पड़ा उसके बाद। और 97 के बाद छोटा राजन की क्रिमिनल एक्टिविटी ज्यादा इसीलिए खत्म हो गई कि उसकी जो मेन बैकबोन थी उसकी 9 लोगों की, वो 9 के 9 एलिमिनेट हो गए। छोटा राजन को मेरे से माफी मांगनी पड़ी कि मेरे से गलती हो गई और मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने भी माफ कर दिया। उसके बाद जब छोटा राजन की वाइफ को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, सुजाता को, उसकी बेटी खुशी उसका नाम था, वो 4-5 साल की थी तभी। तो छोटा राजन ने मुझे फोन किया। तो छोटा राजन का वो रोना मैंने अपने अगले दिन के अखबार में, डीएनए न्यूज़पेपर था मुंबई का, उसके पेज 3 पे मेन स्टोरी छपी थी, व्हेन छोटा राजन क्राइड ऑन माई शोल्डर। जब छोटा राजन ने मेरे कंधों पे सिर रख के रोया। जब उसके दोस्तों, आज फिर मंगलवार के दिन आप सबका बलजीत परमार फॉर यू चैनल में आप सबका स्वागत है, खुश आमदीद है। मैं एक बार फिर आप सबको याद दिलवा दूं कि ये आपकी अपनी चैनल है और आपने ही इसको आगे बढ़ाना है, और उसके लिए आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपने इसे सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों यारों में इसका चर्चा करना है। आप इसको जितना आगे बढ़ाएंगे उतना हमें हौसला मिलेगा आपके साथ मुंबई के अंडरवर्ल्ड की या हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड की और आगे आगे दुनिया भर के अंडरवर्ल्ड की बातें भी आपको सुनाते रहेंगे, आपके साथ उनकी बातें करते रहेंगे। तो याद रखना कि इसको सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ। पिछले हफ्ते हमने मंगलवार को बातें की थी करीम लाला, जो मुंबई के 40 साल डॉन रहे, जिनको जेंटल डॉन भी कहा जाता है, ओरिजिनल डॉन कहा जाता रहा है, द फर्स्ट डॉन कहा जाता रहा है। तो वहाँ से बात शुरू करके बहुत से लोगों ने मुझे ये फीडबैक दिया कि आपके ऊपर एक बार छोटा राजन ने अटैक किया था और आपको 5 गोलियां लगी थी। तो वो क्या बात थी कि आपको वो गोलियों का सामना करना पड़ा, या छोटा राजन ने वो गोलियां क्यों चलाई? ये बात मेरे कुछ दर्शक ये जानना चाहते थे। तो मैं बहुत संक्षिप्त रूप में थोड़े से समय में आपको बता दूं कि छोटा राजन जब से दाऊद के साथ काम करने लगा था तो उसका रुतबा जब वो अकेले काम करता तो उससे बहुत बढ़ गया था, तो अपने आप को बड़ा आदमी समझने लग गया था। घाटकोपर इलाके के एक छोटे से सिनेमा हॉल के बाहर सिनेमा पे टिकटें ब्लैक करता हुआ एक शख्स जिसका कद बहुत छोटा था, तो उसके उसके इलाके में उसका जो गुरु था उस सिनेमा सहकार सिनेमा टॉकीज के बाहर, जो ब्लैकियों का जो इंचार्ज था बड़ा राजन, वो कद का लंबा था, उसका नाम भी राजन था। छोटा राजन उसके नीचे काम करता था, इसका कद भी छोटा था, नाम भी राजन था। तो इन दोनों कारण से उसका नाम छोटा राजन पड़ गया था, लेकिन काम टिकट ब्लैक करने का ही था। वो लंबी कहानी है कि ये कैसे एक ब्लैक में टिकटें बेचने वाला छोटा सा आदमी 5-6 क्लास जमात पड़ा हुआ, वो अंडरवर्ल्ड में इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, वो लंबा चौड़ा किस्सा है, उसमें फिर कभी जाएंगे। लेकिन मेरा वास्ता राजन से तब पड़ा जब मैं दुबई दाऊद इब्राहिम के ऑफिस में अपने जो मैं एक अंडरवर्ल्ड के ऊपर, अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं के ऊपर जो मैं एक रिसर्च कर रहा था अपनी
किताब के लिए या अपने अखबारों के लिए या अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए। तो मेरा ज़्यादा वास्ता छोटा राजन से उस समय पड़ा। तो दाऊद के ऑफिस में जाने के बाद जब दाऊद का जो कैबिन था उसके बाहर बाएं हाथ में एक छोटा सा कैबिन था, वहां पे छोटा राजन और छोटा शकील और इस किस्म के लोग सब बैठते थे। तो मैं तो टाइम लेके जाता था, मेरे पास इतना समय होता ही नहीं था कि मैं वहाँ लोगों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाऊँ, बातें करूँ। तो मैं दाऊद के पीए से बात करके टाइम लेके बोलता था मैं इतने बजे आ रहा हूँ, और मैं उतने बजे जाता था, अपनी बात करके आ जाता था। तो छोटा राजन को ये बात कुछ बुरी लगती थी कि मैं उसको बिना मिले या क्यों सीधा दाऊद के ऑफिस में गया। वापसी पे आते हुए मैं थोड़ा हालचाल पूछ लेता था सबका, अकेले छोटा राजन का नहीं। वहाँ पे खातिब होता था, वहाँ पे मोहम्मद डोसा होता था, कई बार वहाँ छोटा शकील था, दाऊद का भाई अनीस था, दाऊद के दूसरे भाई इकबाल कई बार होता था वहाँ पे। तो इस तरह से बहुत से लोग थे, मैं उनसे मिल के खाली हालचाल पूछ के तो मैं वापस आ जाता। और कुछ फिर बहुत से काम मुंबई में ऐसे हुए जो एक बार एक वीर खालसा दल करके सिख लोगों की संस्था थी, जो जब महाराष्ट्र में कहीं भी भूचाल आया, जहाँ हड़ आए, तो वहाँ पे वो सेवा किया करते थे। जैसे आज कल के ज़माने में एक वो नई संस्था बनी है खालसा एड, उसके लोग करते हैं। तो उनकी उस सेवा को देखते हुए वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के शांतादा पाटिल, उन्होंने वीर खालसा दल को 1.5 एकड़ जमीन का प्लॉट साइन एरिया में ₹1 साल की लीज पे दिया था। तो बहुत सालों के बाद उनको उसका पोजेशन मिला, तो उन्होंने अपनी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग और एक छोटा सा गुरुद्वारा उस प्लॉट में बनाना शुरू किया। जो कंट्रैक्टर था उसको एकदम धमकी आई छोटा राजन के लोगों की कि आप हमारी मंजूरी के बिना ये कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो, इतना पैसा हमें दीजिए, नहीं तो कंस्ट्रक्शन बंद कीजिए। वो ठेकेदार बेचारा डर गया, उसने काम बंद कर दिया। तो सरदार जी लोग पुलिस स्टेशन में गए, अफसरों के पास गए, बीएमसी में गए, कहीं गए, किसी ने सुनाई नहीं दी। 1.5-2 महीने के बाद वो किसी तरह मेरे पास पहुंच के और बोला कि हमारा काम छोटा राजन के लोगों ने रोक दिया, ये तो हमारा धर्म का काम है, इसको ऐसे नहीं रोकना चाहिए था। तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ के, वो टैक्सी ड्राइवर थे सब बेचारे, बॉम्बे पूना शेयर टैक्सी चलाया करते थे वीर खालसा दल के ज्यादातर वर्कर। तो मैं उनके साथ उनको लेके छोटा राजन के जो एरिया था घाटकोपर में, वहाँ मैं चला गया। और इसके जो लोग वहाँ बैठते थे, भरत नेपाली, संजय रगड़, शंकर मामा, बढ़िया मामा, ऐसे लोग जो इसके लोग वहाँ थे। तो मैं उनके घर चला गया 3rd फ्लोर पे। मैंने कहा भाई एक अच्छा काम हो रहा है, सरकारी प्लॉट है, इनमें कोई बिजनेस डील नहीं है, ठेकेदार भी नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम कर रहा है, तो आपने काम क्यों रुकवाया? बोलते भाई का हुक्म है। मैंने कहा मेरी भाई से बात करवाओ आप। तो उन्होंने छोटा राजन का नंबर मिला के दे दिया। तो मैंने छोटा राजन को बोला कि भाई साहब ये बात सही नहीं है, ये गलत काम कर रहे हो आप, इन लोगों का एक सही काम है उसको आपने रुकवा दिया आपके लोगों ने। तो ठेकेदार तो कोई इसमें कोई प्रॉफिट ले नहीं रहा है, तो पैसा क्यों दे आपको, कहाँ से दे वो? तो उसको लगा कि ये बात मैं नहीं करूंगा तो ऊपर तक जाएगी, दाऊद तक। तो उसने अपने लोगों को बोल दिया कि ठीक है, इसमें आगे से इस काम में दखल मत देना, और वो ठेकेदार को बोलो काम शुरू करे। तो वो काम उनका हो गया। वो ठेकेदार फिर उसको जब हमने जाके बोला कि हमने बोल दिया छोटा राजन को तो काम शुरू कर, वो डर के फिर नहीं करे। तो फिर मैंने वापस छोटा राजन को फोन किया, मैंने कहा ठेकेदार को बोलो तो काम शुरू करेगा, नहीं तो वो डर रहा है, काम नहीं शुरू कर रहा। तो खैर छोटा राजन ने बोला होगा, तो 10-12 दिन के बाद वो काम शुरू हो गया। आज वहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, सब वीर खालसा दल की 36 फैमिलीज 36 फ्लैट में रह रही है, और एक गुरुद्वारा है नीचे, 2 फ्लैट को मिला के गुरुद्वारा बनाया गया, जिसमें आज भी लंगर बनता है और वीर खालसा दल वाले अपनी सप्लाई वहां से करते हैं। खैर, तो छोटा राजन को कुछ ऐसी बातें चुभती थी कि मैं कहीं ना कहीं उसके काम में दखल देता हूँ। उसके बाद एक तो और किस्से ऐसे हुए जिसमें छोटा राजन ने मेरी बात नहीं मानी, तो मुझे दाऊद को बोलना पड़ा। दाऊद ने छोटा राजन को बोला तो वो काम हुए। तो वो अंदर से थोड़ा दुखी था कि ये बलजीत परमार अपने आप को क्या समझता है, मैं भी अपने आप में इतना बड़ा डॉन हूँ, तो ये दाऊद का सहारा लेके मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है। मेरी तो वो पर्सनल काम होता नहीं था, मैं तो गरीब लोगों के लिए उनके हक इंसाफ की लड़ाई लड़ता था।
मैंने तो कभी पैसा लिया नहीं किसी से, ना किसी को दिया इन कामों के लिए, ना मैंने वहां को घर लिया उनकी बिल्डिंगों में कभी, ना उसके बाद में उन लोगों को मिला ही कभी। तो उसके दिल में कहीं ना कहीं एक बैठी हुई थी कि मैं उसको कुछ नीचा या छोटा समझता हूं। अब ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसके नाम के साथ ही छोटा लगा हुआ है, तो छोटा राजन बोलना पड़ता था, उसको बुरा लगता था। खैर, उसके बाद जब उस जमाने में जब स्मगलिंग होती थी बड़े लेवल पे, तो दुबई से स्मगलिंग का सामान लेके ये लोग कस्टम से क्लियर करवाते थे, मिस डेक्लेरेशन करके ड्यूटी भी बचाते थे और गलत माल भी लगाते थे। तो उसके लिए मैंने उसके खिलाफ 3-4 आर्टिकल लिखे अपने अखबार में। उसको पढ़ के सीबीआई ने इनके स्मगलिंग के रैकेट पे रेड मारा। रेड मार के सीबीआई ने इनके को 55 करोड़ का माल पकड़ा और वो उसमें 9 ऑफिसर सस्पेंड हुए। तो वो उसमें छोटा राजन का बहुत नुकसान हुआ। वो कहीं ना कहीं छोटा राजन के दिल में बात थी कि ये बलजीत परमार की वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने फिर मेरे खिलाफ ये साजिश रची कि इसको मारा जाए। अब ये दूसरी बात है कि मैं बच गया, लेकिन छोटा राजन के दिल में वो खुंदक थी। और जब मेरे पे गोलियां चलाई, मैं उसमें बच भी गया। उसके बाद जो ऑफिसर थे कस्टम के, पुलिस के, इनकम टैक्स के या क्राइम ब्रांच के, सीबीआई के, जिनके साथ छोटा राजन का टच था, उन लोगों को ये रियलाइज हुआ कि बलजीत परमार जैसे आदमी के ऊपर गोली चला के छोटा राजन ने गलती की है और इसको ये काम नहीं करना चाहिए था। तो उनका प्रेशर छोटा राजन के ऊपर बढ़ा कि तू इस मामले को किसी तरह सेटल कर, नहीं तो एक बात बहुत बढ़ सकती है। वो लोग जो बलजीत परमार को एक ईमानदार आदमी, एक अच्छा रिपोर्टर, एक अच्छा इंसान समझते हैं, वो तेरे खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे और तेरा जो साम्राज्य है सो कॉल्ड, वो तेरे को नुकसान होगा। तो उन लोगों के मैसेज भी छोटा राजन को मिले। तो मेरे से छोटा राजन नहीं डरता था। वो जो मेरे जो सरकारी अदारों में जो मेरे जो चाहने वाले थे, जो मेरे दोस्त थे, उन लोगों का प्रेशर छोटा राजन पे इतना पड़ा कि उसको मेरे से माफी मांगनी पड़ी और वो केस वहां पे वो खत्म हुआ। जब उसका वो 50-55 करोड़ का नुकसान हो गया, तो छोटा राजन ने ये मुझे खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी बनाई। उसमें टोटल 9 लोग इन्वॉल्व थे, जिसको 21 का मॉड्यूल था, एक क्रिमिनल मॉड्यूल, जिसमें 2 शार्प शूटर होते हैं, 2 स्पॉटर होते हैं, 2-4 वो लोग होते हैं जो मेरे ऊपर निगाह रखते हैं, मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ से आता हूँ, किस रूट से जाता हूँ, किस रूट से वापस आता हूँ, कितने बजे निकलता हूँ, कब वापस आता हूँ। तो वो इस किस्म का इनका पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा सेटअप होता है। तो इन लोगों ने मेरे ऊपर कोई 3 बार अटैक करने की कोशिश की, लेकिन पहली 2 बार मैं इसलिए बच गया कि बीच में कुछ और कोई वीआईपी मूवमेंट थी, जहाँ कोई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला इनको, तो वो कामयाब नहीं हुए। ये करते करते 2 साल निकल गए। आपको हैरानी होगी कि इन लोगों ने 2 साल के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और अपने एफर्ट्स जारी रखे कि बलजीत परमार को खत्म कैसे करना है। वो 9 बंदों की टीम 3 साल मेरे पीछे लगी रही एक अच्छे मौके की तलाश में, जो अल्टीमेटली उनको 11 जुलाई 97 में मिल गया उनको। तो उस कॉन्स्पिरेसी में जो मेन जो लोग थे, वो मुझे उसके पहले कई बार मिल गए थे अलग-अलग बहाने से। तो सिर्फ ये जानने के लिए कि जब मारना है तो इसी आदमी को मारना है, गलती से कोई और नहीं मर जाए। तो खैर वो 97 के उस दिन वो मेरे घर पे आए, तो मेरे सामने मेरी गाड़ी पंक्चर करके गए रात को। और ड्राइवर मेरा गाड़ी का टायर निकाल के पंक्चर लगवाने गया। मैं गाड़ी के पास खड़ा तो सामने आके 2 आदमी खड़े हुए और थोड़ी कुछ आधा पौना मिनट वो मेरी तरफ देखते रहे। मेरे पीछे इनका स्पॉटर था जिसने बताना था कि गोली इसी आदमी को मारनी है। वो कहीं इधर उधर था। तो इन द मीन टाइम मैंने उनको पूछ लिया कि आपने किसको मिलना है, कहाँ जाना है। मेरी बिल्डिंग के अंदर देख रहे थे, मुझे देख रहे थे। तो इतने में पीछे स्पॉटर ने इशारा कर दिया कि यही आदमी है जिसको गोली मारनी है। वो जो पीछे आदमी बैठा था माया चलार, उसने वो निकाला 9mm का जर्मन माउजर और मेरे ऊपर फायरिंग शुरू की। तो मैंने देखा ये गोली पहले मेरे रिब बोन पे लगी, दूसरी आर्म पिट पे लगी,
तो मुझे लगा कि उसका निशाना यहीं पे आ रहा, तो मैंने हाथ आगे कर दिया तो 3 गोलियां बाकी की मेरे हाथ में लगी, हाथ बाजू में लगी। इन द मीन टाइम मैं एक एक कदम आगे जाके 5 गोली लगने तक मैंने उनका मोटरसाइकिल का जो हैंडल था लेफ्ट साइड का वो पकड़ा और उसको हिलाया, और ये लेफ्ट का नी उनके टायर में मारा। गालियां भी बहुत दी मैंने, तो उससे थोड़ा वो घबरे, और साथ में पुलिस स्टेशन था पीछे 50 गज की दूरी पे, तो देवर है ना हरी। तो मेरे उस सेक्शन से मेरे उनका सामना करने से, उनको चैलेंज करने से दे गॉट अ बिट स्केर्ड, और घबराए और भाग गए। तो खैर मैं तो बच गया उसमें, लेकिन वो जो 9 लोग थे उनमें से जो 5 लोग थे उनको तो इंटर गैंग रवैलरी में मारे गए, छोटा राजन और दाऊद की दुश्मनी में। 4 लोगों को पुलिस के क्राइम ब्रांच के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो थे उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, वो 9 के 9 मर गए। तो छोटा राजन के लिए ये बहुत बड़ी एक झटका था कि एक ही केस में उसके 9 आदमी मारे गए, उसके गैंग के खास जो उसके पिलर थे उसके। वो गैंग काफी कमजोर पड़ा उसका उसके बाद, और 97 के बाद छोटा राजन की क्रिमिनल एक्टिविटी ज्यादा इसीलिए खत्म हो गई कि उसकी जो मेन बैकबोन थी उसकी 9 लोगों की, वो 9 के 9 एलिमिनेट हो गए। ये मेरी कोई प्राप्ति नहीं है, जो पुलिस का काम था और उनका गैंग की आपकी लड़ाई थी, उनका लेना देना। लेकिन उस सारे चक्कर में छोटा राजन को मेरे से माफी मांगनी पड़ी कि मेरे से गलती हो गई और मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैंने भी माफ कर दिया उसको कि चलो जो मैं तो बच गया, जो होना तो हो गया, आदमी माफी मांग रहा तो माफ करो, माफ करने वाला बड़ा होता है। तो मैं अपने आप को बड़ा समझने लगा कि चलो छोटे राजन को माफ कर दो। उसके बाद जब छोटा राजन की वाइफ को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, सुजाता को, उसकी बेटी खुशी उसका नाम था, वो 4-5 साल की थी तभी, तो छोटा राजन ने मुझे फोन किया कि भाई साहब आपको मालूम है कि हमारे अंडरवर्ल्ड में हम किसी के परिवार के ऊपर अटैक नहीं करते, और ये पुलिस ने मेरे परिवार के ऊपर अटैक करके बहुत बुरा काम किया है। ये सब पुलिस वाले आपके दोस्त हैं, तो इनको आप समझाइए कि मेरे साथ जो उन्होंने करना कीजिए, लेकिन मेरी बीवी और मेरी बच्ची, मेरी बीवी जेल में जाएगी तो बच्ची को भी साथ में जाना पड़ेगा, उसको संभालने वाला कोई नहीं है, वो 4 साल की बेटी का क्या कसूर है। तो उस दिन छोटा राजन टेलीफोन पे रोया। मैंने उसको समझाया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस मामले में, हाँ लेकिन मैं तुम्हारी एक बात से सहमत हूँ कि तुम्हारी बीवी का कसूर जो भी हो, लेकिन वो बच्ची को जेल में नहीं रखना चाहिए कि उसका कोई क्राइम नहीं है। तो वो पुलिस को कोई ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि माँ के साथ बच्ची को जेल में नहीं रखना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग ये मेरा एक फर्ज भी बनता था। तो छोटा राजन का वो रोना मैंने अपने अगले दिन के अखबार में, डीएनए न्यूज़पेपर था मुंबई का, उसके पेज 3 पे मेन स्टोरी छपी थी, व्हेन छोटा राजन क्राइड ऑन माई शोल्डर्स। ये हेडलाइन थी मेरे पेपर की, जब छोटा राजन ने मेरे कंधों पे सिर रख के रोया, जब उसके घर तक बात पहुंची। ये छपी हुई स्टोरी है, इंटरनेट पे मिल जाएगी, कोई भी देख सकता है। तो ये छोटा राजन के किस्से मेरी लाइफ में रहे। और उसके बाद जो 2-4 दिन पहले एक जो उस केस जो मेरे ऊपर अटैक किया था, उसकी एक जजमेंट एक कोर्ट में आई है, सीबीआई कोर्ट में, वो देख के मुझे बहुत हंसी आई। वो किस्सा आपको मैं अगले मंगलवार को सुनाऊंगा कि वो मुझे क्यों हंसी आई और वो केस कैसे खुर्द-बुर्द हुआ। ये बातें अगले मंगलवार आपको मैं बलजीत परमार फॉर यू पे इसी टाइम पे 8 बजे शाम को फिर बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।